1979 में जो शांति समझौता हुआ था, उसके बाद से आज तक मिस्र यानी इजिप्ट की जमीन पर एक भी इजरायली बॉम्ब नहीं गिरा है। बिल्कुल एक भी नहीं। और 1994 में जॉर्डन के साथ भी एक समझौता हुआ और तब से वहां भी पूरी तरह शांति कायम है। तो सतह पर देखने से लगता है कि ये जो कूटनीति या डिप्लोमेसी का पेपर वर्क है, ये किसी जादू की छड़ी की तरह काम करता है। हाँ, लोगों को अक्सर यही लगता है। दो देश एक कमरे में आते हैं, एक डॉक्यूमेंट पर साइन करते हैं और दशकों की दुश्मनी रातों रात खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है, अगर डिप्लोमेटिक इंक में इतनी ही ताकत है, तो फिर यही फॉर्मूला ईरान के मामले में पूरी तरह से फेल क्यों हो जाता है? सही सवाल है और ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। चलिए इस डीप डाइव में हम इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हमारा मकसद किसी एक पॉलिटिकल साइड को चुनना नहीं है, बल्कि निष्पक्ष रूप से इस मिडिल ईस्ट के कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिक्स को एनालाइज करना है। हम ये जो मनभेद और शांति के विरोधाभास हैं और प्रॉक्सी वॉर्स के पीछे की जो सच्चाई है, आज उसको अनपैक करेंगे। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। देखिए, ये जो विरोधाभास है ना, ये इंटरनेशनल रिलेशंस का सबसे दिलचस्प और उलझा हुआ पहलू है। राइट। जब हम मिडिल ईस्ट की बात करते हैं, तो लोग अक्सर इसे एक ही चश्मे से देखते हैं। उन्हें लगता है कि ये पूरा एरिया सिर्फ पुराने ऐतिहासिक या धार्मिक कॉन्फ्लिक्ट से चल रहा है। पर आज की जो हकीकत है, वो उससे कहीं ज्यादा स्ट्रेटेजिक है। तो चलिए इस लॉजिक ऑन मॉडल्स पे लगाते हैं जो एक्चुअली सक्सेसफुल रहे हैं। जैसे 2020 के दशक का वो बड़ा बदलाव जिसे हम अब्राहम अकॉर्ड्स कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान जैसे देशों ने ना सिर्फ इजराइल के साथ अपने रिश्ते नॉर्मल किए, बल्कि उसको एक एक्टिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में बदल दिया। पर अचानक क्या हुआ? क्या इन देशों ने अपने पुराने आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस अचानक भुला दिए, या फिर इस साफ नीयत वाली डिप्लोमेसी के पीछे कोई बहुत ही कैलकुलेटेड बिजनेस इंटरेस्ट है? इसको सिर्फ एक बिजनेस इंटरेस्ट कहना सिचुएशन को बहुत छोटा करके देखना होगा। अच्छा। हाँ, इसे अगर हम स्ट्रेटेजिक प्रैग्मेटिज्म कहें तो ज्यादा सही होगा। अच्छा। जैसे इजिप्ट या जॉर्डन के साथ जो एग्रीमेंट थे, वो बेसिकली नॉन अग्रेशन पैक्ट थे। यानी हम एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, सिर्फ सीज फायर जैसा एक माहौल। हाँ। लेकिन अब्राहम अकॉर्ड्स का जो मैकेनिज्म है, वो बिल्कुल अलग है। यहाँ शांति का बेस सिर्फ वॉर को रोकना नहीं है, बल्कि एक दूसरे की इकोनॉमीज को इस हद तक जोड़ देना है कि युद्ध करना फाइनेंशियल सुसाइड बन जाए। ओह वाओ, यानी ये एक तरह से म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का ठीक उल्टा कॉन्सेप्ट हो गया। ये म्यूचुअली अश्योर्ड प्रोस्पेरिटी है। एग्जैक्टली। जब आपका करोड़ों डॉलर मेरा देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा है, तो जाहिर है आप मुझ पर मिसाइल नहीं दागोगे। ये तो वैसी बात हुई जैसे दो पड़ोसियों ने अपनी बाउंड्री का डिस्प्यूट सुलझा लिया और अब अपनी अपनी तरफ सुंदर बगीचे लगा रहे हैं। सही एनालॉजी है। एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया है जहां साफ नियत का मतलब अचानक उमटता हुआ प्यार नहीं है, बल्कि शेयर्ड स्टेबिलिटी की जरूरत है। जब सीधी फ्लाइट्स चल रही हों, टेक इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हों, तो कॉन्फ्लिक्ट का ऑप्शन ऑटोमेटिकली टेबल से हट जाता है। ये लॉजिक तो काफी सॉलिड लगता है, पर यहीं पर मेरी सबसे बड़ी कंफ्यूजन आती है। अगर आर्थिक फायदा युद्ध को रोकने का इतना ही अच्छा फॉर्मूला है, तो फिर ईरान इस पूरे फ्रेम से इतना बाहर क्यों है? ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। इसी की बातें करते हैं और पीछे से देखा जाए तो हिजबुल्ला, हमास और हौथी विद्रोहियों जैसे प्रॉक्सी ग्रुप्स को वेपन्स और फंडिंग देते हैं। यहाँ से उस स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी की शुरुआत होती है, जिसे हम दोहरी नीति या एसिमेट्रिकल वॉरफेयर कहते हैं। एसिमेट्रिकल वॉरफेयर या एसिमेट्रिकल। देखिए, ईरान का जो सर्वाइव करने का मॉडल है, वो इस बात पर आधारित नहीं है कि वो डायरेक्टली किसी ट्रेडिशनल वॉर में हिस्सा लें, क्योंकि सीधे वॉर में तो उनका खुद का नुकसान होगा ना। बिल्कुल। सीधी जंग में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होता है, इकोनॉमी बर्बाद होती है और मिलिट्री का भारी नुकसान होता है। इसीलिए ईरान एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी यूज करता है, जिसे इंग्लिश में प्लॉजिबल डिनायबिलिटी कहते हैं। यानी हमने तो कुछ किया ही नहीं, ऐसा दिखाना। हाँ, वो इन नॉन स्टेट एक्टर्स को ट्रेन करते हैं, उन्हें वेपन्स देते हैं, फंडिंग देते हैं, और जब ये प्रॉक्सीज एक्चुअली हमला करते हैं, तो ईरान ऑफिशियल डिप्लोमेटिक चैनल से आराम से कह सकता है कि देखिए, हमारा इस स्ट्राइक से कोई लेना देना नहीं है। वेट, रियली? अगर मैं इसे थोड़ा सिंपल करके देखूं, तो ये तो मॉडर्न कॉर्पोरेट फ्रॉड जैसा लगता है। जैसे कि? जैसे एक बहुत बड़ी पेरेंट कंपनी है, वो ऑफिशियली कुछ गलत नहीं कर रही, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बड़ी साफ सुथरी बातें करते हैं, पर उन्होंने कई सारी शेल कंपनीज बनाई हुई हैं जो उनके कॉम्पिटिटर्स को तबाह कर रही हैं। हाँ, बिल्कुल वैसे ही है। कागज पर तो मैन कंपनी क्लीन है, लेकिन असली रिमोट कंट्रोल
उन्हीं के पास है। पर अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर सबको पता है कि ये शेल कंपनीज हैं, राइट। मेरा मतलब है, अगर ये ओपन सीक्रेट है कि इन प्रॉक्सीज को फंडिंग ईरान से आ रही है, तो ग्लोबल कम्युनिटी इस डिप्लोमेटिक दिखावे का हिस्सा क्यों बनती है? आप एक शैडो या परछाई के साथ किसी पेपर पर साइन कैसे कर सकते हैं? ये इंटरनेशनल लेवल की सबसे बड़ी मजबूरी है। मजबूरी? कैसे? क्योंकि चाहे वेस्टर्न पावर्स हों या अरब कंट्रीज, कोई भी उस रीजन में एक फुल स्केल ट्रेडिशनल वॉर नहीं चाहता। हाँ, कोई भी डायरेक्टली उलझना नहीं चाहता। एग्जैक्टली। कूटनीति का दरवाजा खुला रखने का मतलब ये नहीं है कि उन्हें ईरान की नीयत पे भरोसा है। दरअसल उन्हें पता है कि जिस दिन ये डिप्लोमेटिक धागा टूटा, डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो डिप्लोमेसी एक तरह से प्रेशर वॉल्व का काम कर रही है। सही पकड़ा आपने। ये वॉल्व प्रॉक्सी वॉर्स को बंद को नहीं करता, पर देशों को सीधे एक दूसरे पर बॉम्ब गिराने से जरूर रोकता है। ये एक ऐसा डेलिकेट बैलेंस है जहां सभी प्लेयर्स को रूल्स पता है, पर कोई भी चीजों को आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाने देना चाहता। ये सुनने में एक स्ट्रेटेजिक पैरालिसिस जैसा लगता है, लेकिन जो बात इस सिचुएशन को और भी ज्यादा अनस्टेबल बनाती है, वो ये है कि ये जो प्रॉक्सी वॉर का नेटवर्क है, ये सिर्फ इजराइल को टारगेट नहीं कर रहा। बिल्कुल नहीं। हम अक्सर इसको सिर्फ इजराइल वर्सेस ईरान के एंगल से देखते हैं, पर अगर ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो खड़ी के अरब देशों, स्पेशली सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ भी तो ईरान ने वही सेम स्ट्रैटेजी अपनाई है। और यही वो टर्निंग पॉइंट है जिसने वहां के जियोपॉलिटिक्स को परमानेंटली बदल दिया। यमन वाले हुथीज का केस। हाँ, यमन में जब हुथीज ने सऊदी अरेबिया के ऑयल रिजर्व्स और यूएई के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार ड्रोन और मिसाइल स्ट्राइक्स किए, तो इन अरब देशों का पर्सपेक्टिव पूरी तरह बदल गया। जाहिर है, जब आपके सिटीज पर मिसाइल्स गिरती हैं तो प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। एग्जैक्टली। उन हमलों ने सऊदी और यूएई की लीडरशिप को क्रिस्टल क्लियर कर दिया कि उनके एग्जिस्टेंस के लिए सबसे बड़ा मोस्ट इमीडिएट थ्रेट कौन सा है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ईरान की इस शैडो स्ट्रैटेजी ने अनजाने में ही अरब देशों को इजराइल के बहुत करीब पुश कर दिया है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वी लॉजिक। इसे सिर्फ दुश्मन का दुश्मन दोस्त कहना थोड़ा कम होगा। ये एक स्ट्रक्चरल रीअलाइनमेंट है। अच्छा, किस तरह की रीअलाइनमेंट? देखिए, खाड़ी के देशों के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, उन्हें अब एक मजबूत रीजनल सिक्योरिटी अम्ब्रेला की जरूरत लगने लगी है। और हम सब जानते हैं कि इजराइल के पास मिसाइल डिफेंस और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स में बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। राइट, उनका आयरन डोम और बाकी सिस्टम्स। हाँ, तो ये अब अरब देशों के लिए एक स्ट्रेटेजिक जरूरत बन चुकी है। जब ये देश एक दूसरे के साथ बॉर्डर के आर पार रेडार की इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं बचती, ये एक शेयर्ड सिक्योरिटी ग्रिड बन जाता है। ओ, यानी अंदर खाने वो पूरी तरह कनेक्टेड हैं। बिल्कुल। अरब देश अब पब्लिकली इस बात को फील करते हैं कि उनके रीजन में इंस्टेबिलिटी का सोर्स कौन है, और इसीलिए वो ईरान से एक डिप्लोमेटिक डिस्टेंस बनाकर रखते हैं, जबकि इजराइल के साथ अपना सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन बढ़ा रहे हैं। ये सच में जियोपॉलिटिक्स का बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। पर मिलिट्री और डिप्लोमेसी से हटकर यहाँ एक और स्टोरी चल रही है जो मुझे लगता है कि इन मिसाइल्स और रडार से भी ज्यादा बड़ी है, और वो है इकोनॉमी और फ्यूचर विजन का क्लैश। ये पॉइंट सबसे ज्यादा मैटर करता है लॉन्ग टर्म में। जब हम इन देशों के विजन डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे हम दो बिल्कुल अलग सदियों की बात कर रहे हैं। एक तरफ सऊदी अरेबिया है जो नियोम जैसी हाइपर मॉडर्न सिटी बना रहा है। राइट। सऊदी यूएई खुद को ग्लोबल टूरिज्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हब बना रहा है। उनकी पूरी फोकस इस बात पर है कि जब ऑयल खत्म हो जाएगा तो उनकी पोस्ट ऑयल इकोनॉमी कैसी दिखेगी। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में ईरान खड़ा है। वही ना, दूसरी तरफ ईरान है जिसका ध्यान सिर्फ यूरेनियम एनरिचमेंट और इन प्रॉक्सी टेरर नेटवर्क्स को जिंदा रखने पर है। मुझे यहाँ डायरेक्टली इकोनॉमिक्स का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला लॉजिक याद आता है। हाँ, और ये कॉस्ट उन्हें बहुत भारी पड़ रही है। ईरान जो प्राइस पे कर रहा है वो सिर्फ ग्लोबल सैंक्शंस की नहीं है। उनका हर वो डॉलर जो हिजबुल्लाह के रॉकेट्स में या हूतीज के ड्रोन्स पर लग रहा है, वो एक्चुअली में उनके देश के टेक और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से चुराया गया पैसा है। तो क्या ईरान की सरकार इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देख नहीं पा रही है कि वो फ्यूचर की इस बड़ी रेस से बिल्कुल कट ऑफ हो रहे हैं? ये सवाल नेचुरल है, पर इसका जवाब इस बात में छुपा है कि किसी भी स्टेट यानी सरकार की एक्चुअल प्रायोरिटी क्या है। मतलब देखिए, सऊदी अरेबिया और यूएई ने क्लियरली डिसाइड कर लिया है कि उनकी लेजिटिमेसी और उनके देश का पावर उनकी आर्थिक तरक्की से आएगा। इकोनॉमी इज पावर। एग्जैक्टली। उनके लिए सिक्योरिटी का सीधा सा मतलब है एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहां फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई कंटिन्यूसली आता रहे। और कैपिटल ना बहुत डरपोक होता है।
हाँ, पैसा वहां कभी नहीं जाता जहां आसमान से मिसाइल गिरने का डर हो। सही कहा। इसीलिए इन अरब देशों के लिए शांति अब कोई मॉरल चॉइस नहीं रह गई है, ये उनकी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी की बेसिक फाउंडेशन बन चुकी है। तो ईरान का एजेंडा इससे अलग कैसे है? ईरान का जो करंट रिजीम है, उनकी लेजिटिमेसी इकोनॉमिक ग्रोथ से नहीं आती। उन्हें लगता है कि उनकी पावर उनके आइडियोलॉजिकल कंट्रोल और उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम में बसती है। ओह, यानी न्यूक्स उनके सर्वाइवल का टूल हैं। हाँ, वो मानते हैं कि एक बार उन्हें न्यूक्लियर वेपन्स मिल गए तो उनकी सरकार का एग्जिस्टेंस गारंटी हो जाएगा। वो इस प्रॉक्सी इंस्टेबिलिटी को एक टूल की तरह यूज करते हैं। लेकिन आपने जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का पॉइंट उठाया था, वो बहुत सॉलिड है। क्योंकि आम जनता तो इससे डायरेक्टली सफर कर रही है। बिल्कुल कर रही हैं। आज ईरान की इकोनॉमी एक्सट्रीम इन्फ्लेशन झेल रही है। वहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत खराब है। जबकि दूसरी तरफ ठीक सामने अरब देश स्पेस एक्सप्लोरेशन और एआई पर करोड़ों डॉलर लगा रहे हैं। तो अब समझ आता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ बॉर्डर का नहीं है, ये दो अलग अलग फ्यूचर्स का टकराव है। खाड़ी देश समझ गए हैं कि अगर पड़ोस में कोई रोज बारूद इकट्ठा कर रहा है तो आप शांति से अपने घर का इंटीरियर डिजाइन नहीं कर सकते। ये बहुत ही परफेक्ट वे है इस सिचुएशन को समराइज करने का। ठीक। ईरान का ये जो न्यूक्लियर थ्रेट है, लोगों को लगता है कि वो सिर्फ इजराइल के लिए खतरनाक है, पर ये तो सीधे तौर पर सऊदी और यूएई के इकोनॉमिक विजन के लिए एग्जिस्टेंस का खतरा है। अगर ईरान को कल सच में बॉम्ब मिल जाता है तो वो पूरे रीजन इतना अनस्टेबल हो जाएगा कि हर एक फॉरेन इन्वेस्टर अपना पैसा लेके वहां से भाग जाएगा। और यही रीजन है कि अरब देशों का फोकस इतना क्लियर है। वो जानते हैं कि एक न्यूक्लियर आर्म्ड ईरान पूरे मिडिल ईस्ट के आर्थिक भविष्य पर ग्रहण लगा देगा। राइट। इसीलिए आज जो नए अलायंसेस बन रहे हैं, वो हिस्ट्री या रिलीजन के बेसिस पर नहीं बन रहे। वो इस बेसिस पर बन रहे हैं कि कौन सा देश इकोनॉमिक प्रोग्रेस के फ्यूचर में शामिल होना चाहता है और कौन पुरानी प्रॉक्सी वॉर्स के पास्ट में फंसा रहना चाहता है। अगर हम इस डीप डाइव के सारे पॉइंट्स को एक साथ रखें तो एक बात जो कंप्लीटली साफ होती है वो ये कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में शांति का मतलब सिर्फ किसी पेपर पर साइन करना नहीं होता। बिल्कुल नहीं, नियत सबसे ज्यादा मैटर करती है। इजिप्ट और अब्राहम अकॉर्ड्स की जो सक्सेस है वो हमें यही दिखाती है। डिप्लोमेसी तभी इफेक्टिवली काम करती है जब उसमें शामिल देशों के बेसिक इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इंटरेस्ट आपस में जुड़ जाते हैं। जब आपकी नीयत सिर्फ वॉर टालने की ना हो बल्कि एक नया फ्यूचर बिल्ड करने की हो। और ठीक इसके ऑपोजिट ईरान हमें सिखाता है कि जब कोई देश डिप्लोमेसी को सिर्फ टाइम बाय करने या अपने असली इंटेंशंस छुपाने के लिए यूज करता है तो वहां कभी भी रियल पीस नहीं आ सकती। सही बात है। जब तक शैडो वॉर और नॉन स्टेट एक्टर्स को पॉलिसी का हिस्सा बनाया जाएगा, ये ट्रस्ट का गैप कभी नहीं भरेगा। हमेशा एक असुरक्षा का माहौल बना रहेगा। और इस डिस्कशन का फायदा लोगों के लिए यही है कि जब भी भविष्य में मिडिल ईस्ट की कोई न्यूज आएगी, चाहे वो कोई नया शांति समझौता हो या फिर कोई नई प्रॉक्सी स्ट्राइक, तो लोग उसको सिर्फ सतह पर नहीं देखेंगे। एग्जैक्टली। वो समझ पाएंगे कि इन ऑफिशियल स्टेटमेंट्स के पीछे असली खेल क्या चल रहा है। वो इस इकोनॉमिक सर्वाइवल और शैडो वॉरफेयर के रियल नेटवर्क को पहचान लेंगे। और यही हमारे एनालिसिस का मकसद था, चीजों को उनके एक्चुअल स्ट्रेटेजिक पैटर्न में देखना। तो इस डीप डाइव को खत्म करते हुए एक आखिरी सवाल है जो मैं यहाँ छोड़ना चाहता हूँ और इसने मुझे काफी सोचने पर मजबूर किया है। वो क्या है? हमने आज देखा कि साफ नीयत और इकोनॉमी ने अग्रीमेंट्स को सक्सेसफुल बनाया, लेकिन हमने ये भी देखा कि प्रॉक्सी वॉर्स और इन नॉन स्टेट ग्रुप्स ने आक्रामक होने का पूरा तरीका ही बदल दिया है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ट्रेडिशनल शांति समझौते सिर्फ उन्हीं सिचुएशंस में काम करते हैं जहां दो रेगुलर आर्मीज आमने सामने हों, और आज की मॉडर्न दुनिया तेजी से इन शैडो वॉर्स की तरफ बढ़ रही है, तो क्या इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के ये पुराने टूल्स अब इरेलेवेंट हो चुके हैं? ये वाकई एक काफी डीप थॉट है। हाँ, क्योंकि आज के इस परछाइयों के युद्ध में क्या पुराने दौर के वो डॉक्यूमेंट और सिग्नेचर अपनी ताकत खो चुके हैं? और अगर ऐसा है तो फ्यूचर में शांति मेंटेन करने का नया ग्लोबल मैकेनिज्म आखिर होगा क्या? हमारे सुनने वालों के लिए ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कल की पूरी जियोपॉलिटिक्स को डिफाइन करेगा, जिसे सोचना बहुत जरूरी है।